जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Let's start our today's class. Uh, कल हम डेप्रिसिएशन में ही खोए रहे और मैंने बाद में कुछ एनालाइज किया कि मैं कहीं आपको ज़्यादा गहरा ले गया, ज़्यादा गहराई में चले गए और एक अकाउंटेंट की अप्रोच ले गए कि जैसे आपने अभी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी देर बाद। तो फिर मैंने कहा यार इनको तो ऊपर ऊपर से रट्टा भी लगवा देता तो ठीक था डेप्रिसिएशन का। हाउएवर फिर वो मैंने लेक्चर जो है वो शेयर कर दिया और आप लोगों ने वो देख लिया होगा, ठीक है। तो उसको मैं क्विकली उसको हम बर्ड व्यू आई करते हैं और आफ्टर हैविंग द बर्ड व्यू आई we will move forward to the other sections. सेक्शन 22 हमने डेप्रिसिएशन को कहा जी सर। वहाँ पे एक प्रॉब्लम तो नहीं, एडमिशन हो रहा है जी सर। एडमिशन करते रहना। सेक्शन 22 टाइटल इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन ये नहीं होगी जितना एसेट लिया वो सारे का सारा इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए यहाँ हमने बनाई कि सारे का सारा माइनस कर लिया और मुनाफा कमाने की बजाय लॉस करके कह दिया हमारा टैक्स ही कोई नहीं। ये नहीं चलेगा, बल्कि जितने का एसेट लिया उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ देखो और डेप्रिसिएशन निकालो। या एक और मेथड था कि जितने का एसेट लिया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर लो और परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी एक अमाउंट आती है वो आपका उस एसेट को इस्तेमाल करने का 1 साल का खर्चा है। उस खर्चे को आप यहाँ पे मैंने कल इनकम स्टेटमेंट बनाई थी उसमें जाके क्लेम कर लो। फिर हमने कहा था कि डेप्रिसिएशन सिर्फ होगी डेप्रिसिएबल एसेट्स की, डेप्रिसिएबल एसेट्स की। तो डेप्रिसिएबल एसेट्स को हमने क्या कहा था, हमने कहा कि एसेट्स जो है वो कुछ मूवेबल हैं और कुछ इमूवेबल हैं, कुछ मूवेबल हैं और कुछ इमूवेबल हैं। मूवेबल में सिर्फ जो जिनको हम छू सकते हैं, टेंजिबल मूवेबल, ये वाले एसेट्स, इनकी हम क्या कर सकते हैं, इनकी डेप्रिसिएशन कर सकते हैं या इमूवेबल एसेट्स की कर सकते हैं मास वाइज। एक्सेप्ट कौन से वाले, इनको निकाला था अनइम्प्रूव्ड लैंड। फिर हमने अनइम्प्रूव्ड लैंड को भी थोड़ा सा डिस्कस किया। हमने कहा कि अनइम्प्रूव्ड लैंड होती क्या है, यहाँ पे रोड की एक्सेस नहीं है, बिजली की अवेलेबिलिटी नहीं है, टेलीफोन की अवेलेबिलिटी नहीं है, सीवरेज का सिस्टम नहीं है। ये ऐसी लैंड को क्या कहा जा रहा है, अनइम्प्रूव्ड लैंड। अच्छा, तो फिर हमने कहा कि ये वाले जो एसेट्स होंगे चाहे वो टेंजिबल मूवेबल होंगे और इमूवेबल होंगे, इसका क्या करना है, इनका देखना है कि क्या ये एसेट्स की उम्र, इनकी लाइफ 1 साल से कम से कम 1 साल है, 1 साल से ज्यादा है तो फिर डेप्रिसिएशन करेंगे। फिर हमने क्या कहा कि ये इनका यूज है बिजनेस में, चाहे वो यूज होली है या पार्शली है, मुकम्मल तौर पर है या जुज़वी तौर पर है बिजनेस के अंदर, फिर भी हम डेप्रिसिएशन कर लेंगे। और हमने क्या कहा था कि ये जो एसेट है जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो इस्तेमाल करने से इसकी कदर में, इसकी वैल्यू में, इसकी कदर में कमी आएगी, क्योंकि वहाँ पे वेयर एंड टियर होगा। और मैंने ये भी मिसाल दी थी कि मशीन चलेगी, पुर्जे आपस में रगड़ खाएंगे, रगड़ खाने से घिसेंगे, वो वेयर एंड टियर ही हो रहा है। अगर जैसे मैं मोटरसाइकिल में ब्रेक शू डलवाता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ, कुछ अर्सा बाद वो खत्म हो चुके होते हैं मुझे, तो वो क्या हो रहा है,
इंजन इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी उसको भी कुछ अर्से बाद दोबारा करवाना पड़ता है। तो ये वियर एंड टियर हो रहा है। और फिर ऑब्सोलेंस, तो ये कुछ कंडीशंस जो मैंने बताई थी कि अगर ये होगी तो फिर हम डेप्रिसिएशन करेंगे। किनकी करेंगे? डेप्रिसिएबल एसेट्स की करेंगे। डेप्रिसिएबल एसेट्स कौन से हैं वो भी हमने बता दिए थे। सही, तो ये कुछ मैंने आपसे अर्ज किया था। फिर एक मैंने कहा था कि पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सा मेथड यूज करेंगे। फिर ये मैंने कहा था कि जो वो पेपर में पूछ सकता है कि which method is suggested by section 22 of the income tax ordinance. You will say that written down value method is suggested by section 22 of ITO. अच्छा, इसके बाद इसके अलावा फिर हमने क्या कहा था कि फिर वो आपको पेपर में ये भी कह सकता है कि रिटन डाउन वैल्यू जो है वो ओपनिंग आप यूज करोगे, क्लोजिंग करोगे, मिड ऑफ द ईयर कर सकते, नॉन ऑफ द ईयर कि रिटन डाउन वैल्यू जो आप कैलकुलेशन के लिए ओपनिंग इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ मल्टीप्लाई होना है परसेंटेज में, वो रिटन डाउन वैल्यू कौन सी वाली एसेट की होगी? हर साल की जो ओपनिंग है उस साल में उस ओपनिंग के साथ परसेंटेज जो है वो मल्टीप्लाई होगी। ये फिर ओपनिंग वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने और क्या कहा था? इनिशियल की बात हुई थी। फिर हमने कुछ इनिशियल अलाउंस कहा। फिर हमने कहा था जब जिस साल में एसेट लिया जाता है जो कास्ट ऑफ एसेट होती है पहले साल में वही उसकी क्या होगी? रिटन डाउन वैल्यू होगी। लेकिन 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 2019 से पहले लेकिन यहाँ पे हमने ये कहा था कि यहाँ पे डेप्रिसिएबल एसेट की बात हुई थी। कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं। एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं। इनका क्या करना है? उन्होंने मैंने कहा था ये मान लो आपको आता है, आपको समझ है, बस आपसे उसमें कोई एसेट है, ये वाला जो एसेट यहाँ पे जो हम ले चुके हैं उस एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन के अंदर बैठ गया है। अंदर बैठ गया तो इसमें जब जो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स होता है वो जब इस्तेमाल होता है पहली दफ़ा, जब वो जिस ईयर में वो इस्तेमाल में आता है, जब उसको आप एक्वायर करते हैं तो उसकी फिर इनिशियल अलाउंस मिलता है 25%। ठीक है, तो फिर हमने कहा था कि इनिशियल अलाउंस जो है ना, इनिशियल अलाउंस क्या अलाउंस जो होगा ना, इनिशियल अलाउंस, अब ये इनिशियल अलाउंस, ये इसका इनिशियल अलाउंस जो होगा पहले साल की रिटन डाउन वैल्यू को मालूम करने के लिए ये माइनस हो जाएगा। जो भी कास्ट आएगी, जितने का भी एसेट आया होगा उसमें से इनिशियल अलाउंस माइनस कर देंगे। इनिशियल अलाउंस कैसे कैलकुलेट होगा? जो कास्ट थी, जो भी कास्ट थी उसको मल्टीप्लाई बाय 25%, जो भी निकलेगा उसे कहेंगे इनिशियल अलाउंस। और कास्ट में से फिर इनिशियल अलाउंस को माइनस कर देंगे तो रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगी। जब रिटन डाउन वैल्यू ये वाली आ जाएगी, इसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी? वो उस साल की डेप्रिसिएशन होगी। इसी इनिशियल अलाउंस को हम जब अपनी परफॉर्मेंस निकालते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें से जाके माइनस कर लेते हैं और फिर जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो भी माइनस कर लेंगे। फिर मैंने बताया था कि कुछ परसेंटेजेस होती हैं मुख्तलिफ एसेट के हिसाब से। हमने कहा कि जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उन पे सबसे छोटा रेट है 10%। फिर हमने कहा प्लांट, मशीनरी, बुक्स, इस तरह की चीजें हैं उस पे हमने कहा 15%। फिर हमने कहा कि 15 से डायरेक्ट जंप लगता है 30% पे। कंप्यूटर, प्रिंटर और अलाइड इक्विपमेंट्स उनका 30% है। फिर हवाई जहाज, हवाई जहाज के इंजन हमने कहा कितने परसेंट है? 30%। याद रखना 10, 15, 30 IT रिलेटेड और एयरक्राफ्ट 10, 15, 30। अगर कहीं पे कुछ और है, कहीं शेड्यूल में कुछ और लिखा हुआ है तो यू कैन अपडेट मी, आई एम रेडी टू रीड माय वर्ड्स। ठीक है जी, इज इट ओके? यस सर, इट्स ओके। ओके, बेसिकली वी आर हियर टू लर्न। यस सर। And I always say that nobody is perfect. Yes, sir. I'm also learning as you people are doing. तो हम मिलके ये अमल को जारी रखते हुए अच्छा
इसके अलावा क्या बात है इसके सुनी जहाँ पे पेचीदगी आई थी वो सर जो पहली दफा 2019 से 20 से Asset पहली दफा use उसका हुआ मैं ना एंड पे आपको एक ग्राफ बना दूंगा उस ग्राफ को आप पिक्चर बना लेना ओनरशिप एसेट की होनी चाहिए या हाँ फिर हमने ये बताया था ये देखो कितना कि वो पेपर में ये कह सकता है कि एसेट की ओनरशिप हो या ना हो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ट्रू और फॉल्स please listen to my statement what I am trying to say. I am saying that if a person owns an asset then he can charge depreciation. If he doesn't own the asset he is not entitled to charge the depreciation. Is it okay? yes sir तो ये बात मैं कहना चाह रहा था आपको समझ आ गई है कि ownership is must. If there is no ownership then you can't charge depreciation under section wise. Okay? चलो अच्छा फिर हमने कहा an asset may be jointly owned. तो दो मालिक हो सकते हैं एसेट के एक कोई इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है और एक मालिक कौन हो सकता है एक मालिक आप हैं और आपने कर्जा लिया है इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और फिर आपने वो एसेट परचेज किया हुआ है अब जॉइंटली ओन्ड है कैन यू क्लेम द डेप्रिसिएशन और नॉट पेपर में आ गया कि if an asset is jointly owned by a financial institution Islamic financial institution and the business मुशारका can business charge the depreciation? Yes, you can. business can charge the depreciation when loan is taken from the Islamic financial institution. चलिए इसके अलावा और क्या था पॉइंट्स बहुत ज्यादा बनाए थे कल मैंने डेप्रिसिएशन अच्छा चलो उसके बाद आपने कहा था कि 60% अगर बिजनेस में यूज हो रहा है हाँ Partially, हमने कहा कि depreciation can be charged if an asset is used wholly or partially in the business. Partially को हमने demonstrate किया with the help of percentage. हमने कहा कि जो asset है वो 60% बिजनेस में यूज हो रहा है 40% नहीं हो रहा तो फिर जो भी डेप्रिसिएशन सारी की सारी कैलकुलेट होगी एक साल की उसको प्रो रेट किया जाएगा और प्रोरेशन के बाद 60% जो निकली है डेप्रिसिएशन वो हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में ले लेंगे बाकी को क्या करेंगे छोड़ देंगे वो कहेंगे ये अलाउ नहीं है लेकिन जब एसेट को बेच दिया जाएगा तो बेचते वक्त पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो है उसका हिसाब वो रिटर्न ऑन वैल्यू के लिए रिटर्न डॉलर फिर उसके बाद फिर आप उसका गेन और लॉस जो है वो करेंगे समझ आ रही है Yes, sir. मैं रिपीट करता हूँ मैं ये जो गेन और लॉस की बात कर रहा हूँ एसेट बेच दिया गया देखें मे भी मैं गलत कर गया हूँ मैं इसलिए मैं शायद मैं कम्युनिकेशन में आपको कुछ और समझ आ गई हो मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि एसेट को बेच दिया गया बेचा गया अच्छा इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो आप 60% ले रहे हैं तो 60% लेने की वजह से जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है वो लेकिन उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हम मालूम करें कि जैसे पूरे का पूरा जैसे पूरे का पूरा इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर लूँ या ना करूँ चलो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि जैसे ही लॉ वाले स्टूडेंट को अकाउंटिंग का इस्तेमाल शुरू होता है वो थोड़े से परेशान होते हैं लेकिन हम यहाँ कर ही लेते हैं ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कल के लेक्चर के थे उधर स्कूल है जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो एसेट कितने का है 10 लाख का 10 लाख का इस पे डेप्रिसिएशन समझ लो 10% वाला बिल्डिंग है चलो कर 10% के हिसाब से कितनी बनेगी 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 1 लाख बन गई अब देखो 1 लाख में 60% आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं और 40% नहीं कर रहे तो आप ये आप अलाउड डेप्रिसिएशन के लिए मैं सिर्फ ये वर्ड यूज कर रहा हूँ या नॉट अलाउड
ठीक है। अच्छा, इसमें से 60,000 अलाउ हो जाएगी क्योंकि 60% बिजनेस में यूज Yes, हो रहा sir. है और 40% Not allowed. ठीक हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम ये करने जा रहे हैं सेल करने जा रहे हैं। जब जब अगले साल डेप्रिसिएशन करनी है जी। तो फिर अगले साल डेप्रिसिएशन कैसे होगी? बताओ, रिटर्न ऑन वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? रिटर्न डाउन वैल्यू इसमें से पूरा वो 10 लाख ये पूरा 10 लाख माइनस करेंगे 9 लाख बस यहाँ आएंगे। पे 9 लाख लिखो ठीक है। और 9 लाख के ऊपर फिर 10% चार्ज करो 90,000। ठीक है जी। Yes. और 90,000 करने के बाद अब बताओ कि अलाउड एक्सपेंसेस कितने होंगे? 60 और 60% ले और लेंगे, 90,000 आप निकाल लो। और फिर जब वो 40 और 60 का वही फर्क है। हाँ वही पहले वाले हिसाब। हाँ तो नहीं करो 54,000 आ जाएगी। 54,000 और दूसरी तरफ कितना आ रहा है? 46 कितना आ रहा है? जल्दी प्लीज बताओ। 36,000। 36,000। अब बताओ रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है अगले साल के शुरू पे? Hopefully guys said 8. ये तो ये माइनस ये पूरा माइनस होगा ना इसमें। एक मिनट ना यार, 8,10,000 बिल्कुल सर। अब ये इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है? 8,10,000। Yes. ये एसेट बिक रहा है आपका, आप उसको बेच देते हैं इस साल के शुरू पे। कितने का बेच रहे हैं आप? 9 लाख का बेच देते हैं। अब बताओ आपको कितना गेन हुआ? 90 कितना गेन हुआ? 1,10,000. 1,10,000 नहीं, 90,000 90,000 90,000 हो रहा है। लेकिन आप पता क्या करना है आपने? ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू है ना, इसको बढ़ा देना है। किसके साथ? जितना डिसअलाउ किया गया था। मैं रिपीट करता हूँ, आपने ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू निकली हुई है, जितना डिसअलाउ हुआ था वो इसमें ऐड कर देना है। अभी इस 8,10,000 में ये दोनों ऐड करके बताओ मुझे कितना बनता है प्लीज। सर जितने साल का भी डिसअलाउ यार अभी सिर्फ इतना बताओ मुझे प्लीज, बाद में होगा ना। 8,86,000। 8,86,000। 8,86,000। तो रिटर्न डाउन वैल्यू फिर ये नहीं रहेगी गेन कैलकुलेट करने के मकसद के लिए। इतनी हो जाएगी, जितना आपको फायदा नहीं मिला था वो भी इसमें आप डाल दोगे, उससे बढ़ा दोगे। जितने भी हुए साल उतने से बढ़ाते जाओगे। अभी हमारे पास 2 थे, इसके साथ बढ़ा दिया तो 8,86,000। 86,000। अब बताओ गेन कितना हुआ है? ये कदर है उसकी, तुम्हें इतना मिल रहा है, फायदा कितना हो रहा है? सिर्फ 14,000 का। तो अब ये 14,000 आप अपनी बिजनेस इनकम में ऐड करोगे, ना कि आप 90,000 करके बैठोगे। पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. जो मैं बताना चाह रहा था वो मैंने बता दिया। Yes, sir. ठीक हो गया। और क्या डिस्कस हुआ था? सैफ क्या थे, किधर थे आप? किधर थे? सर वो मैसेज का इंतजार कर रहा था। हाँ, मैसेज का इंतजार कर जब मैं मैसेज करता हूँ फिर घर से चलती हो? सर कंफर्म नहीं था कि हाँ हाँ, कल आप क्लास में थे, आई नो। और तो आपके कहने पे मैंने लेक्चर भी अपलोड कर दिया। अच्छा इसको 1 मिनट ब्रेक लगाए, इसको ब्रेक लगाए। चलो हाँ जी, फोटो रहने दिया करो, हर बात पे तो आप फोटो लेती हो। चलो ठीक है, तो ये आगे बात करो और क्या डिस्कस हुआ? 50% कब होगा हाँ depreciation? हाँ हाँ, वो मैं पिक्चर बना के दे ठीक है सर, वो बस एंड पे हम ये एक टेबल बनाने लगे हैं। और और इसके इसके अलावा लॉस बस और यही गेन था। लॉस और गेन की बात की। लॉस और गेन तो हो गया ना। Yes. लॉस और गेन निकालना मैंने बता दिया था। Yes, फिर sir. हमने जब पार्शियली यूज हो रहा है उस वक्त लॉस और गेन कैसे निकालना है उसको भी बता दिया। तो दूसरा तो सिंपल था। Yes, sir, वो- दूसरा तो सिंपल था कि जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है, अगर उससे ज्यादा बेच के पैसे आ रहे हैं तो आपको मुनाफा हो रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड हो जाएगा। और अगर जो भी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू मीन उसकी आज की कदर कि कितनी की उसकी वैल्यू है, तो आपको कितने का पड़ रहा है इस डेट पे। एक और सर चीज डिस्कस। अच्छा ये तो बोले पहले। तो रिटर्न डाउन तो जितने का पड़ रहा है वो 8 WDV रिटर्न डाउन वैल्यू वो है। तो उसमें से बाकी सेटलमेंट करें, ज्यादा पैसा आ गया है तो इनकम में ले जाए, कम पैसा आया तो लास्ट में डिडक्शन ले जाए, दैट्स इट। और सर अगर डिडक्शन नहीं भी मिल रही लेकिन फिर भी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मालूम करनी है, करते रहना जितने। हाँ हाँ, वो- वेरी वो- गुड वेरी गुड। Sometimes the business who is using this depreciable asset in its business, उसकी कमाई ही exempt from tax है, तो क्या उसको फिर भी डेप्रिसिएट कैलकुलेट करने की जरूरत है? बिल्कुल है। उसको बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि हो सकता है अगले आने वाले सालों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यू टर्न ले।
और यू टर्न लेके जो उसने एग्जामिशन दी हुई है उसको विड्रॉ कर जाए। जब विड्रॉ कर जाएगी तो उस वक्त रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी? उस वक्त फिर आप कहेंगे हर साल हम कैलकुलेशन करते थे, इस साल के शुरू में इतनी है। ठीक है, तो ये हमने अच्छा डिस्कस कर लिया था। और चलो तो आज हमने सारा जल्दी नहीं कर लिया क्विकली। अच्छा अच्छा, एक ना पेपर में वो आपको पूछ सकता है, तो इसलिए इसमें फिगर इन्वॉल्व है, तो मैं आपको बताता जाता हूँ। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, नोट करो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। उधर से कोई किसी किस्म की ओके। ये आमतौर पर क्या होती है, बस वगैरह जो होती हैं, बसेस जो होती हैं वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है। लेकिन ऐसा व्हीकल जो कि पैसेंजर्स को जो ट्रांसपोर्ट करता है, बट नॉट फ्लाइंग फॉर हेयर, नॉट फ्लाइंग फॉर हायर, जो कि किराए पे पैसेंजरों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा रहा। इसकी कास्ट डेप्रिसिएशन के लिए मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ये बात याद रखने वाली है, पेपर में आने वाली है। इफ अ व्हीकल इज अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल and that vehicle is not used for or is not flying for hire, then the cost of that vehicle for a business must not increase from 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5, सॉरी 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 3.5 मिलियन। तो ये देखो ना, वो क्या, ये यही मैंने क्वेश्चन समझ आ गई। आपसे देता हूँ ए 2 मिलियन, बी 2.5 मिलियन, सी 3 मिलियन, डी 3.5 मिलियन। तो योर आंसर शुड बी 2.5 मिलियन। ये आपका आंसर होना चाहिए। ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, बट दैट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज नॉट फ्लाइंग फॉर हायर, सो इट्स कास्ट फॉर द बिजनेस मस्ट नॉट इंक्रीज फ्रॉम 2.5 मिलियन। अच्छा, 2.5 मिलियन से ऊपर नहीं जा सकती। मीनिंग देयर बाय कि जब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया करोगे तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू यूज करोगे वो 25 लाख करोगे। चाहे यहाँ आपका 50 लाख का आया हो, चाहे 50 लाख का आया हो, आप कितना यूज करोगे? 25 लाख। इससे ऊपर नहीं लेके जाओगे आप। सही हो गया? चलो, अब ये आपने ले लिया। इसको आप मुझे बताओ कि ये है बस वगैरह, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। पहले साल ये इस्तेमाल हुआ है, इसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी? जल्दी से बताओ। इसको ज़रब दो 15% से, ठीक है। और ये मान लो कि ये इस्तेमाल ये खरीदा है 1/7/2020, चलो 20 का। अब बताओ कि इसके पहले साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी? अरे आप जल्दी बताओ ना। 1,87,500। 1,87,000। आपने क्या किया कि 25 लाख को मल्टीप्लाई किया 15% से। हाँ जी, और उसके बाद नहीं, और पहले इसका फिर 50% किया है, यस सर, फिर 1,87,500। तो फिर आया है 1,87,500। आई एग्री, यही होगा। ठीक है, इससे अगले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, वो क्या होगी? वो भी 1,87,500 ही होगी। यस सर। ठीक है, 1,87,500 होगी ना, अगले साल भी वही होगी यार। सर ये 2.5 लाख में से ये रिटर्न डाउन नहीं माइनस करके नहीं निकालेंगे इसको? वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो जी, रिटर्न डाउन वैल्यू अगले साल की निकालो। फिर क्या आ रही है?
देखो जो 1 साल की डेप्रिसिएशन लॉजिकल है, Yes, उसमें sir. से ये वाला तो निकाल लो। Yes, जी sir. 23 स्टेट लाख लाइन थोड़ी है। 12,500 कितना? 23 लाख आपने क्या किया, पहले इसमें से इसको माइनस करो, क्या आ रहा है? जी यही किया कितना आ रहा है? 23 लाख 12,500 23,12,500 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 50%। जवाब दो। 1,73,437 लो जी, 173 1,73,437। 73,437 अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये वाली बस बिक गई है। हम कहते हैं ये वाली बस बिक गई है, ये बिकी है जी। आप अपनी तरफ से कर लो, ये बिक गई है 40 लाख की। ठीक है। कितने की बिक गई है? 40 लाख की। 40 लाख की। अब निकालो इस पे आपको कितना गेन हुआ। चलो आपको बेच कर, जिसे आप कहते हैं कंसिडरेशन रिसीव्ड, कंसिडरेशन रिसीव्ड कितना आ गया? 40 लाख। ठीक है, अब बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला होता है, याद रखना, ये फार्मूला पूछ सकता है कि अगर एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है दैट इज नॉट फ्लाइंग फॉर हायर, तो उसकी जब वो बिकती है तो बिकते हुए वैल्यू मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है? हाँ, तो A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय C। अब यहाँ पे A क्या है? जितने का बिका। कितने का बिका है जी? 40 लाख 40 लाख का। हाँ जी, 40 लाख का जी बिक गया। लो 40 लाख। अच्छा, अब ये बी है कि आपने जहां पे इसको रोक लिया था, जो आपने इसकी कास्ट मेंटेन कर ली थी, कितने पे रोका था इसे आपने? 2.5 मिलियन पे। इसको मैं 25 लाख लिख लूं। जी लिख दें। और ये मैंने जब शुरू किया मैंने कहा कितने का आया था ये? कितने का आया था ये? 50 का मैंने कहा 50 लाख का है 50 का। अब मुझे बताओ, ये ए ये है इसमें कि बेचकर इतने पैसे आ रहे हैं, बी जो आपने मैक्सिमम जो इसकी आप कास्ट ले सकते हैं, और सी जितने का ये एक्चुअली आया था। आप इसको नेट ऑफ करो, जल्दी करें। इसमें से डेप्रिसिएशन ही ना माइनस करेंगे अभी। यार आप इसको सिंपल करो यार, सिंपली इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको डिवाइड करो, या ऐसे करो ना, ये सारे इसके साथ उठ गए। हाँ जी सही। अब करो इसको मल्टीप्लाई जो है, सर 10 मिलियन 10 मिलियन आ रहा है। जी 10 मिलियन, ये 10 मिलियन कैसे हो गया? सर वो 2.5 मिलियन है ना ऊपर वाला। हाँ हाँ हाँ, तो जो भी हमने एग्जांपल बनाया, चलो ये 10 मिलियन आएगा। सही, हाँ जी 10 मिलियन 2 मिलियन आ रहा है। हाँ 2 यही मैं कह रहा हूँ कि 2 मिलियन आएगा। सर 10 मिलियन ही आ रहा है, उसने की है, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। वो अच्छा वो भी है, नीचे वाला आपने वो जीरो काटे हैं बस। अच्छा अच्छा सर 2 हाँ मिलियन जी बिल्कुल 2 मिलियन आ रहा है, वो यार नीचे ऐसे वाला करना, 5 वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो रहा है। जी 2 मिलियन ये 2 मिलियन, क्योंकि ये 5 ने भी तो कहीं जाना है, 5 इसका भी तो आपने इम्पैक्ट लेना है ना, कि 10 को 5 तो 2 मिलियन। इसको ये सिंपलीफाई करने में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपके पास कैलकुलेटर है कि इसको डिवाइड कर दो इसके ऊपर और इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो 2 मिलियन होगा। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट निकल रही है ना, कि वो कंसिडरेशन मिल रही है उसको 4 मिलियन, लेकिन अब क्योंकि हमने कास्ट को रोक लिया था 25 पे, तो कंसिडरेशन फिर ये नहीं मिल रही, बल्कि तसव्वुर की जाएगी क्या मिल रही है, ये मिल रही है। इसमें से जितनी रिटर्न ऑन वैल्यू आएगी वो माइनस कर दो, बाकी गेन है। हमें ये कास्ट हमने कंसीडर की थी, इसमें से ये माइनस करो और फिर ये माइनस करो, क्या रिटर्न ऑन वैल्यू आ रही है जी, जल्दी से बता दो। सर वही आ रही है ना 23 लाख वाली 12,500 नहीं आएगी यार प्लीज इसमें से 23 12 5 में से ये माइनस करो ना।
मैं इसको ताकि फिर दोबारा आपको समझा दूं, जल्दी से बता दो कितना आ रहा है। 21,39,000 21,39,063 063। अब जो आपका एसेट इतनी कदर का है, 21 लाख का है, 20 लाख का बिक गया, इसका मतलब आपको फायदा नहीं हुआ, आपको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, ये आपको लॉस हो गया। कितने से लॉस हुआ है जी? 39,063 से 1,39,063 से। ये हमारा लॉस है। ठीक हो गया। अब मैं इसको ना दोबारा से करके, एक ज्यादा होना चाहिए वैसे, एक माइनस करके दिखाओ ये। 21 लाख से हाँ 39,063 से हाँ, 1,39 ही आ रहा है जी सर, 1,39,063 अच्छा, से। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से करता हूँ, प्लीज अब मेरे साथ साथ रहिएगा। पैसेंजर पेपर में कैसे आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, जो जो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो कि किराए पे नहीं चल रहा, पैसेंजरों को किराया नहीं ले रहा। ओके हो गया जी। अच्छा, उसने कहा है कि इसकी जो मैक्सिमम कास्ट है ना डेप्रिसिएशन के लिए आप 25 लाख रख सकते हैं। हमने कहा जी हमने ये लिया है, पहला साल 25 लाख है, रेट है 15% जो डेप्रिसिएशन का है, और इसका आधा कर लेंगे तो इतनी डेप्रिसिएशन आ गई। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन ये है, तो अगले साल की ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू क्या होगी? ये कास्ट माइनस डेप्रिसिएशन, अगले साल की ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू ये आ गई। इस साल की मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसको 15% से मल्टीप्लाई करूंगा और इसका आधा कर दूंगा, तो ये अमाउंट आ गई। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जब ये 2 साल मुकम्मल हो गए हैं तो इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू क्या है। फिर मैं वही 25 माइनस ये वाला, तो ये बन रही है 21,39,063। जब 2 साल मुकम्मल हो गए तो हमारा दिल किया कि ये बस बेच दें, हमने बेच दी इतने की। तो तरीकाकार ये होना चाहिए कि जितना पैसा आया बेच के, जितनी रिटर्न ऑन वैल्यू है माइनस करो, बाकी सारा गेन कर लो। तो हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, हम करेंगे क्योंकि आपने जब कास्ट हमारी नीचे कर दी थी तो कंसीडरेशन को भी हम उस तरीके से प्रोरेट करेंगे। तो उसका तरीका क्या है, मैंने बताया फार्मूला है A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय C। इसमें A क्या होता है, जितने का बिका, ये वाला, मल्टीप्लाई बाय B क्या है, जहां पे कास्ट को रोक दिया गया वो 25 लाख, और C एक्चुअली जितने का आया था वो हमने एज्यूम कर लिया 50 का आया था। तो जब हमने ये 40 लाख लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 25 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, तो हमने कहा कि ये तो आंसर आ रहा है 2 मिलियन। तो 2 मिलियन हमें एक्चुअली ये नहीं मिल रहा बेच के, अगर उसको हम प्रोरेट कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। जब ये मिल रहा है और हमारा रिटर्न ऑन वैल्यू ये है, तो इसका मतलब है कि हमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा बल्कि हमें नुकसान हो रहा है। ये वो तरीका कार है A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय C। ओके हो गया जी। अच्छा, मैं बस आपको एक नोट बना के दे देता हूँ, यहाँ पे एक टेबल, उसको 2-3 पॉइंट है, उसको आप जेन में रख लीजिएगा, पेपर में आया तो उस टेबल को रिकॉल करके आप लोग वो कर लीजिएगा अटेम्प्ट। ठीक है, आई होप कि ये है तो अकाउंटिंग ही, लेकिन थोड़ा सा टच देना जरूरी था इसको। ऐसे वकील साहब जी, वकील साहब फरमानी चली है? नहीं चला ना? नहीं चला ना? क्यों नहीं चल रहा? मौसम हाँ, मौसम अब तो हमारे अंदर का मौसम भी खराब हो गया। सैफ के कहने का भी कोई कमाल नहीं हुआ, है ना सैफ? हाँ? वो कहते हैं बहुत तूफान है। ये तूफान है? बर्फ ज्यादा है। अच्छा, यार मनी न ले आए बस तूफान अच्छा यार एक टेबल में बना देता हूँ, डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट। एसेट को खरीदने की डेट क्या है? ईयर ऑफ परचेज, परचेज करने का साल क्या है, और फिर मैं बनाता हूँ ईयर ऑफ डिस्पोजल।
डिस्पोजल करने का साल क्या है। अगर ये है कहता है बिफोर 1/7/2020, अब मुझे बताओ कि अगर जो ईयर ऑफ परचेज है, देखना डेट ऑफ परचेज ये है 1/7/2020, तो अब यहाँ पे बताओ कि डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी। 100%। अगर 1/7/2020 से पहले कोई एसेट परचेज किया हुआ है तो उस साल में, जिस साल में खरीदा होगा, डेप्रिसिएशन कितनी होगी, कितनी होगी जी। अगर पहले लिया है तो उसमें से वो जो 50% था वो नहीं होगा। इससे पहले लिया तो 100%, 20 या 20 के बाद लिया तो अब 50%। ईयर ऑफ डिस्पोजल में बताओ कि कोई डेप्रिसिएशन होगी, जल्दी बताओ। नहीं होगी। ये यार इसको ना याद करो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 कॉलम बना लिए हमने कहा कि डेट ऑफ परचेज कर लेते हैं। अगर पहले खरीदा गया 1/7/2020 से, फिर तो जिस साल में खरीदा गया उस साल डेप्रिसिएशन क्या लेंगे जी, पूरी की पूरी 100% जो भी डेप्रिसिएशन आएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। मिसाल के तौर पर ये सारे का सारा आ जाएगा। अगर ये एसेट 1/7/2020 से पहले लिया हुआ है और जिस साल डिस्पोज कर देते हैं तो उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अच्छा, अगला फिर आ गया आफ्टर, ऐसे है ना जी जी सर। के ऑन और आफ्टर 1/7/2020। आफ्टर 1/7/2020। अब बताओ 50% ईयर ऑफ परचेज में जब परचेज करेंगे 1/7/2020 को या उसके बाद, उस साल में ईयर ऑफ परचेज में डेप्रिसिएशन कितना होगा, 50%। जितनी भी होगी उसका 50%, और ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी होगी या नहीं 50%। होगी, जितना भी होगा बिल्कुल होगा। उसका। पहले साल अगर बेच दिया 50% लेगा। ये बस इसको रटा लगा लो यार, इसको समझने के लिए। बिल्कुल इजी है। ठीक है, ठीक हो गया शायद। Yes, sir. चलो आगे चलने दो अभी। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, I tried my best to explain the depreciation because I feel he may check you in depreciation. अगर वो conceptually चेक करना चाहता है then he may check, और अगर वो रट्टे पे चेक करना चाहता है even then he may check you. ठीक है, चलो ये खत्म हो गया ना। हाँ, this section is शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं एक लेसन भी दिया है कि आप लोगों को अकाउंटिंग ना करवाई है। हाँ, जिसमें भी थोड़ा सा टेबल अकाउंटिंग प्लस माइनस आया है तो मसाइल आए हैं। इनिशियल अनाउंस करें आप। हाँ जी, इनिशियल अकाउंट सेक्शन 23 deals with what? इनिशियल अनाउंस। बेसिकली यहाँ पे ना जो इंटेंशन है ना, जो गवर्नमेंट की, जो लेजिस्लेटर है उसकी या एफबीआर की, वो ये है कि लोगों को इंड्यूस किया जाए, राग़िब किया जाए, तरगीब दी जाए कि वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए बाहर से, ताकि मुल्क के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस हो, बेहतर चीज़ें सामने आए, अच्छी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आए। वो इसलिए कहता है कि ठीक है बाहर से महंगा ले आते हो, जो कुछ भी करते हो, अगर वो, आप ये याद रखना कि अगर इनिशियल अलाउंस मीन है कि जब आपने एसेट को इस्तेमाल करना शुरू किया तो उस साल आपको एक तगड़ा खर्चा क्लेम कर सकते हो। आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट का किसी को शक तो नहीं है? नहीं है शक? इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, उसमें कुछ चीजें माइनस करते हो, तो ये इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करके सारे का सारा माइनस कर। जब आप माइनस करते हो तो आपकी इनकम बढ़ती है या कम होती है? कम होता है। कम होती है। जब आप माइनस करते हो तो इनकम बढ़ती है या कम होती है?
इनकम कम हो जाती है। तो इसलिए इनिशियल अलाउंस का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ है। फायदा हुआ। जितना ज्यादा इनिशियल अलाउंस मिलेगा उतना बिजनेस की जो इनकम है वो कम हो जाएगी, और जितनी इनकम कम होगी टैक्स टैक्स कम कम देना पड़ेगा। तो ये है वो इनिशियल अलाउंस। कि इनिशियल अलाउंस उन्होंने आपको दिया, लेकिन उसने कहा कि इनिशियल अलाउंस क्लेम करने के लिए आपके पास एलिजिबल क्या एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? एलिजिबल ये डेप्रिसिएबल एसेट के लिए नहीं है इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस अगर आप लेना चाहते हो तो आपके एसेट का एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट होना जरूरी है। एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट होना जरूरी है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एलिजिबल। आज उस्मान साहब का मैसेज है सर, आज ना आज ठंड ज्यादा है, जल्दी जल्दी क्लास करने घर जाते हैं। ठीक है, चलिए आप बाहर थोड़ा घूमते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से खाने बाहर खा रहे घूमते हो। हाँ उसे बीमार करने वाले अच्छा, चलो चलो आज आज तो उसने कहा कि एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट जो होगा उस पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा। अब हमें कैसा पता चलेगा यार कि कौन सा एसेट जो है वो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है और कौन सा एसेट जो है वो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है? तो उसी ने बता दिया फिर इस सेक्शन के अंदर, इसका सब सेक्शन 5 है जिसके अंदर उसने बता दिया कि कौन कौन से जो है वो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है। ये वही एग्जांपल इस तरह मैं कह देता हूँ कि कौन कौन सा बंदा इंस्पेक्टर का एग्जाम पास नहीं कर सका। अगर वो बता दें कि ये लिस्ट है कि ये इंस्पेक्टर का एग्जाम पास नहीं कर सके और जिनका उसमें नाम नहीं है, इसका मतलब है वो क्या कर गए? वो सारे पास कर गए। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो अब फिर हम यही कहते हैं कि उसने हमें बता दिया कि कौन कौन से नहीं है, कि कौन कौन से एसेट्स जो हैं वो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है। पहले नंबर पे वो कहता है रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल का कह रहा है जी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसको स्टार्ट कर लो, इसको फर्दर मैं इस पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। दूसरे नंबर पे वो कहता है कोई भी फर्नीचर बिजनेस खरीदता है और फिटिंग शीटिंग भी जो खरीदता है, ये जो है ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है। फिर आगे प्लांट और मशीनरी का कहता है कहता है प्लांट एंड मशीनरी, जो पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल प्लांट और मशीनरी जो ऑलरेडी यूज्ड है पाकिस्तान में। न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है। कि कहते हैं अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आप अपने बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हो ना, और वो प्लांट और मशीनरी पहले से भी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुकी है, तो मैं आपको इनिशियल अलाउंस क्यों दूं जी? मैं नहीं देता आपको इनिशियल अलाउंस। और फिर एक उसने एक ऐसे कह दिया कि ऐसा प्लांट और मशीनरी जिसकी सारी की सारी ऑलरेडी जिसकी 100% कास्ट जो है वो पहले ही अलाउ हो गई है। तो अब अगर वो एमसीक्यू बनाना चाहे ना तो वो क्या बना सकता है? क्या बना सकता है जी कि एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ, इनमें से बताओ कि एक जो नहीं है। इनमें से वो कह रहे इनमें से एक डाले जो है, ठीक है, ये 4 नहीं है ना, ये 4 मैंने लिस्ट बनाई जो पास नहीं है, जो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। तो ये 4 है ना, ये 4 में से एक को माइनस करे। वो कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर, अप्लाइंग फॉर हायर, और ऊपर यहाँ पे लिख दे, ऊपर एक स्टेटमेंट दे दे कि ये मैंने एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स
मैंने इनमें से जो है वो कौन सा एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है। 3 तो नहीं है, एक है। ये वाली जो है ये इसलिए मैंने स्टार किया कि ये ऐसा रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि अप्लाइंग फॉर हायर है, ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है। बाकी तीनों नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो आपका एमसीक्यू में आंसर फिर ये बन करना चाहिए। तो आपको साथ में ये भी समझ आ गई कि अगर ये वाले होंगे, इसको मैं यहाँ से अगर ये काट देता हूँ तो ये है वो जो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है। ये वो लोग हैं जो पास नहीं है, बाकी सारे के सारे पास है। सारे के सारे क्या है? पास है। अब हम कौन से पास है उनको डिस्कस कर लेते हैं कि जी फिर हम पहले नंबर पे ये कह लेते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि चल रहा है अप्लाइंग फॉर हायर है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे कंप्यूटर वगैरह हैं उनका तो हमने नहीं वालों में नहीं लिखा, इसका मतलब है कंप्यूटर प्रिंटर प्रिंटर ये वो सारे जो है वो क्या है? एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं। फिर हमने कहा कि ये कह रहा है प्लांट और मशीनरी जो ऑलरेडी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुकी है। इसका मतलब है कि ऐसी प्लांट और मशीनरी जो पाकिस्तान में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हो रही है, पहली दफा इस्तेमाल में हो रही है, तो फिर वो है। बात समझ आ रही है? क्लिक कर रहे हो कि नहीं कर रहे? यस सर। ठीक है जी, तो यही है जो है। यस सही, चलो। तो अब आ जाती है बात कि अगर ये हैं, ये नहीं है और इनके अलावा बाकी है। जैसे मैंने कंप्यूटर कह दिया, मैंने पाकिस्तान में पहली दफा जो इस्तेमाल होने वाला है उसको कह दिया। अच्छा, अगर वो है तो फिर इनका इनिशियल अलाउंस कैसे कैलकुलेट होगा? तो पिछली डेप्रिसिएशन में मैं बता के चला गया था कि जो भी जितने का है, जो उसकी कास्ट है, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 25%। उसके रेट के साथ। कास्ट एक ही रेट है, 25%। इनिशियल अलाउंस का रेट एक ही है और वो क्या है? 25%। तो 25% के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जवाब आएगा इनिशियल अलाउंस। जो भी इनिशियल अलाउंस आएगा उसको आप माइनस कर सकते हो। दैट्स इट। यस। अच्छा, लेकिन ये कब से शुरू होगा? ये तो सर पीछे बताइए। एक साथ 2020। नहीं, आप तो ये देखो कि ये आप अमल कब करेंगे? जब से बिजनेस में यूज होगा, जिससे प्रोवाइडर बेस उसने यहाँ पे आपको कहा कि आप खरीद के ला के रख लेते हो, यस। स्टोर में रख दिया, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर मैं आपको इनिशियल अलाउंस नहीं दे रहा। आपने प्रिंटर मंगवा लेते हो जापान से वो आ जाते हैं प्रिंटर, वो आप अपने वेयर हाउस में रखा देते हो। ठीक है, या आप एक प्लांट मंगवाते हो कि मैं इससे कपड़ा बनाऊंगा, वो वेयर हाउस के अंदर रखवा लेते हो, अपने गोदाम में रखा लेते हो, स्टोर इस्तेमाल नहीं करते, तो उसका इनिशियल अलाउंस ना लेने आ जाना। इस इनिशियल अलाउंस लेने के लिए आपको 2 चीजें मैं बताने लगा हूँ, उनमें से जो बाद में होगी तब आपको इनिशियल अलाउंस मिलेगा। देखो, फायदा देने के लिए जितना डिले कर सकता है कर रहा है। बिल्कुल। फायदा देने के लिए एफबीआर जितना डिले कर सकता है वो कर रहा है। यस सर। देखो, इनिशियल अलाउंस अगर आपको मिल जाएगा तो फायदा ही होना है ना, यस सर। क्योंकि आपकी कमाई को इसने कम करना है। तो इसलिए वो ऐसे तो नहीं आपको दे रहा कि ये ले जो फायदा, ऐसे सब्र करो, सब्र करो। क्या कह रहा है? लेटर ऑफ। लेटर ऑफ किसका? लेटर ऑफ कि जब आपने उसको यूज किया है फर्स्ट टाइम, ला के रख नहीं दिया, जब आपने यूज किया है, या जब कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू की। कमर्शियल प्रोडक्शन, ये याद रखिएगा 2 पॉइंट। ही मे प्ले विद दीज 2 पॉइंट्स। क्यों? वो कहता है कि लेटर ऑफ जो बाद में होगा, जब आपने उसको फर्स्ट टाइम यूज किया या जब आपने कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन क्या होती है? ऐसा मटेरियल बना के जो आपने बेचना है। आप कुछ ना टेस्ट रन करते हो एक, यार देखो क्या हम इसमें रुई डाल रहे हैं तो धागा बना रहा है या नहीं बना रहा, सिर्फ चेक पर्पस के लिए कर रहे हो, तो वो कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं है, वो कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं है। दैट इज टेस्ट रन, टेस्ट प्रोडक्शन। लेकिन जब आपने उससे धागा निकाल के शालो मार्केट के थ्रू बेचा, वो आपकी होगी कमर्शियल प्रोडक्शन। तो जो लेटर होगा तब आप इनिशियल अलाउंस लेने आओगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे। तो कास्ट क्या होगी? अब यहाँ पे कास्ट का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेना जरूरी है कि किसके साथ 25% मल्टीप्लाई होना है। कहता है जितने का लिया
जितने का लिया, और अगर इसको कुछ इम्प्रूव करने के लिए खर्चा किया तो वो भी कास्ट में शामिल हो जाएगा, जो कि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दे। ठीक हो गया। चलो, तो आई होप कि यही था बस। हाँ सर ये तो आसान था। कंपनी इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। यहाँ एक पॉइंट जो कि वो बहुत जरूरी है। अच्छा, कहता है कि हमने एसेट जो लिया है उसको चाहे होली यूज किया है चाहे पार्शली किया है। डेप्रिसिएशन में क्या कर रहे थे, जितने परसेंट यूज किया था उतने परसेंट डेप्रिसिएशन अलाउ करते थे, बाकी साइड पे रख लेते थे। यहाँ पे वो कह रहा है इनिशियल अलाउंस एसेट को आप चाहे जितना मर्जी यूज कर रहे थे, कम कर रहे हो ज्यादा कर रहे हो पार्शियल कर रहे हो, इनिशियल अलाउंस सारे का सारा होल मिलेगा, पूरे का पूरा 25% मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि एसेट जो बिजनेस में 60% यूज हो रहा है तो इनिशियल अलाउंस 25% कैलकुलेट करो, उसका 60% कर लो, नहीं, वगैरह सारे का सारा इनिशियल अलाउंस तुम्हें इजाजत है, ले लो सारे का सारा, लेकिन ये ख्याल रखना कि लेना कब से शुरू करना, लेटर आओ, इधर फर्स्ट टाइम यूज करो और देख लो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, इन दोनों में जो लेटर हो रहा है तब लेने आना, इससे पहले ना लेने आना, और लेने आते हुए 25% लेना, इससे ज्यादा ना ले लेना। ठीक हो गया। और ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट होगा तो फिर लेने आना, और ये मैंने लिख दी है लिस्ट जो कि नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे क्या है एलिजिबल है, और वो मैंने वर्बली आपको बता दिया है। अच्छा अच्छा यार, कुछ लीजिंग कंपनियां भी कारोबार करती हैं यार। यस सर। करती है नहीं करती? करती है। लीजिंग कंपनी कौन सी होती है? जो लीज पे एसेट्स को देती है, लीज अरेंजमेंट्स के ऊपर वो क्या करती हैं, एसेट दे देती हैं कि ठीक है आप हमसे ले लो, हमें आप लीज रेंटल दे दिया करो। ऐसे ही है ना कि जो एसेट लीज पे देता है वो लेसोर होता है, जो एसेट, जैसे आपने अपने बिजनेस में गाड़ी चाहिए आपको, आप अस्करी बैंक को कहते हो मुझे एक गाड़ी दे दो, वो कहते हैं लीज पे ले लो मुझसे, तो आप उस्मान साहब ने अस्करी बैंक से गाड़ी ली तो उस्मान साहब इज अ लेसी, अस्करी बैंक ने गाड़ी दी लेसोर, और जो ये जो मैकेनिज्म बना ये लीज। अब उस्मान क्या करेगा, हर महीने लीज रेंटल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि जो डिडक्शंस वगैरह होनी है ना, अगर कोई भी लीजिंग कंपनी ने लेनी है तो जो लीज रेंटल है ना उनके अंदर से माइनस कर सकता है, और बाकी चीजों से वो डिडक्शन नहीं ले सकता। मेरी पॉइंट समझ आया कि लीज वाले कमाई करते हैं, कैसे करते हैं, तो लीज रेंटल आते हैं। जो उस्मान अस्करी बैंक को पैसे देगा वो लीज रेंटल है, तो जो लीज रेंटल आएंगे उसमें से चीजें माइनस होंगी, ना कि कहीं और से वो माइनस शुरू कर दे। तो लीज रेंटल की एक्सटेंट तक ये माइनस होंगी इनिशियल। हाँ, हर लिहाज से कोई भी डिडक्शन अलाउड है लीजिंग कंपनी को, उसके बारे में बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लीज रेंटल से होगा। अच्छा, मैं एक और ग्राफ बना देता हूँ। अच्छा, वैसे लिख लो कि अब आपको ना सिर्फ वो बता देते हैं कि कौन से व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं जो फ्लाइंग फॉर हायर हैं, और कौन से ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है वो नॉट फ्लाइंग फॉर हायर है। डेवो बस वाले हैं, डेवो की बस है, क्या वो फ्लाइंग फॉर हायर है या नहीं है? डेवो वालों की बस है, वो कलमा चौक से पहले चला करती थी, अभी ठोकर न्याज बेग पे चली गई। आपने जंग जाना है, आपने इस्लामाबाद जाना है, चिनोट तो जाती नहीं, डेवो जाती है, चिनोट तो किधर जाती है? ऐसे जाती है। कौन जाता है वहाँ, मतलब वो गड्ढा नहीं है लेकिन वहाँ रोक के जाती है डेवो, वो किधर से होके जाती है? चिनोट आप जाती है।
किस तरह से जाती है? तार एक से बार ही जाओ अपना क्लास में। से- बटियां से सीधा रास्ता यार ऐसे जबरदस्ती दे जाओ टाइम हो जाती ही नहीं है इतने होता ये ऐसे हुई पर साहब आपने जिद कर लेनी है टाइम हो नहीं जाता अच्छा यहाँ से भी 2 लोग कहने जाने लग गई है, स्नूट जा रही है जाने लग गई है, अच्छा चलो फिर पहले नहीं जाती थी। चलो उधर भी 120 अच्छा ये अब ऑनलाइन कितने हैं इस वक्त 56 इस वक्त 56 है इसका मतलब है जो बाकी है ना व्यूज ज्यादा है। बाकी जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं गड़बड़ी कोई कर रहे हैं, ठीक है वो भी क्रैश कोर्स वाले कर रहे हैं जिनको आप लेक्चर्स दे रहे हैं। हाँ वो भी क्रैश कोर्स वाले जिनको हाँ, लेक्चर्स दे रहे जिनको हैं। हम दे रहे हैं ना क्रैश वालों को हाँ जी। जिनको हम केयर कर रहे हैं कि यार ये दे आर वेरी क्लोज टू एग्जाम एंड दे आर नॉट हमें हमारे ट्रस्ट पे पूरा नहीं उतर रहे They are caring to any other person. हाँ दे आर केयरिंग टू सम अदर पर्सन जी मान गई जब ये शहादत आ गई है तो शहादत इतनी आ जाए तो फिर ईद भी हो जाती है तो हम भी मोहब्बत साहब वाला काम करते मानते हैं हैं हम। इस्लामाबाद में वो शावर में चार नजर आ गई है। पिशावर में चांद नजर आ गई है कल ईद होगा ऐसे ही है ना? चल चले आ जाए वापस तो जनाब ये मिसाल है जो मैंने बता दिया आपको अप्लाइंग फॉर हायर नियाजी बस सर्विस उनकी जो बसें हैं वो अप्लाइंग फॉर हायर हैं या नहीं है बिल्कुल है। है अच्छा वापडा वाली बस प्लाई अच्छा ठहरो आप वापडा वाली नहीं है फिर आप जनाब ऑफिसर बन गए हैं गवर्नमेंट में आपको जनाब आपके एम्प्लॉयर ने दे दी है गाड़ी तो वो अप्लाइंग फॉर हायर होगी नहीं, नहीं होगी चलो तो अगर अप्लाइंग फॉर हायर है बताओ इनिशियल अलाउंस होगा या नहीं होगा पेपर में आ गया एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो अप्लाइंग फॉर हायर है इनिशियल अलाउंस होगा या नहीं होगा होगा यही पेपर में लिखना और अगर एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसको अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है इनिशियल अलाउंस होगा या नहीं होगा नहीं होगा बस आपको सारा कुछ पता है अच्छा एक और बात यहाँ मैं एक बहुत बड़ी बात कर बताने लगा आपको अगर एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है अप्लाइंग फॉर हायर है तो जो हमने कास्ट का एक कैप लगा दी थी कि इससे ऊपर हमने कास्ट जाने नहीं देनी 2.5 मिलियन की अभी एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है दैट इज अप्लाइंग फॉर हायर तो उसके ऊपर 2.5 मिलियन का जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई क्या मैं लगा दूं या ना लगाऊं लगेगी कैसे लगेगी नहीं लगेगी यही तो बात है दो साइड में रखो अप्लाइंग फॉर हायर ट्रांसपोर्ट व्हीकल सिर्फ 5 मिनट रह गए हमारे। हाँ तो देखो अप्लाइंग फॉर हायर ट्रांसपोर्ट व्हीकल हाँ जी इनिशियल अलाउंस है कास्ट की रिस्ट्रिक्शन है नहीं है नहीं है। उसकी जितनी भी कास्ट है वो आपको मिल जाएगी अप्लाइंग फॉर हायर अगर किराए पे चल रही है जितनी की भी है वो मिल जाएगी ठीक है और अभी नॉट अप्लाइंग फॉर हायर इनिशियल अलाउंस है नहीं है ठीक है कास्ट की रिस्ट्रिक्शन है 2.5 million. 2.5 मिलियन ये बस पॉइंट याद रखिएगा पीछे लिखा हुआ है बात बन गई है चलो ये we have 5 minutes today we are going to close at sharp 9 तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन 23 को हमने कर लिया। हमने बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है शेफ आएगा ना हाँ चलो बस 23 बी करते हैं तो खत्म करते हैं। उसको 23 बी करके खत्म करते हैं। नहीं अभी हम 24 पे जा रहे हैं अच्छा ठीक है। 24 पे आ जाओ ये 5 मिनट में हो जाएगा। थोड़ा सा कर लेते हैं चेक कितना हो गया ठीक है मैं आपको अगेन एंड अगेन कहता हूँ सोने से पहले टाइटल जरूर याद किया करो नमाज भी पढ़ा करो और साथ में क्या किया करो टाइटल याद लाजमी किया करो मैं आपको कितनी बार कहूँ कौन कौन है आप में से जो टाइटल याद करके सोता है रोजाना पूरे के पूरे पढ़ते हो
76 के 76 लिखते हो सेल टैक्स के, और इनकम टैक्स के सारे, और एफईडी के भी लिखते हो, एफबीआर एक्ट के भी लिखते हो, लिखा करो। ठीक है, कौन नहीं लिख रहा? अशरफ साहब प्रॉम्प्ट कर दूं, नहीं लिख रहे? बिहार वाला नहीं लिखते, आईटीओ नहीं लिखते। अच्छा, 76 सेक्शन जो है वो सेल टैक्स का किसको डील करता है? अर्निंग लाइसेंस हाँ फीस सर, हाँ, फी एंड सर्विस चार्जेस है ना सर। अच्छा, फी फॉर सर्विसेज। अच्छा अच्छा, 73 बताओ किसको डील करता है? Certain transactions not admissible. वेरी गुड, वेरी गुड। 10 किसको डील करता है? 11 असेसमेंट। वेरी गुड यार, आई होप कि आप सारे मिलके पेपर करो तो पास हो जाओगे। भाई मिलके नहीं करना, लहदा करना है, हर एक को आना चाहिए। फरज साहब, जी सर। सेक्शन 11 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का किसको डील करता है? फरज साहब, दिमाग रास्ते में आ रही Clue है, है एक, रास्ते में आ रही है। एक clue है। देखो ना यार, इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड। चलिए फरज साहब से, शेड्यूल 5 जो है सेल टैक्स का, वो किसको डील करता है? सर मुझे लिख कहते हैं जीरो रेटेड। जीरो रेट में अगला एग्जाम्प्ट, अगला रिटेल, पहला दूसरा चौथा ये रिटेल अगला क्या क्या? नहीं रिटेल तो पहला है। हाँ, तीसरा। बस ये मैं कह रहा हूँ कि ये you people have to do the practice, maximum practice आपने। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये प्लीज आप लोग जल्दी करो यार। पहला दूसरा चौथा सातवां एग्जाम्पल है, आगे फिर पहला रिटेल और जितने आप वो रूट लर्निंग, क्रैमिंग, रट्टा, whatsoever the words we may use, you have to do those practices। बस करते हैं, टाइम हो गया। हाँ नहीं, अभी 5 मिनट है, we have 5 minutes। चलो, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप लोगों को पता चल गया कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और कौन कौन से मुझे बताओ कि रात को सोने से पहले, जिस तरह मैंने इंग्लिश का टेस्ट दिया हुआ है, वो रोजाना एक पेपर करके सोते हैं। सर ये रीस्टार्ट हो गया खुद ही। ये सारी आपकी नहीं कसम है, मैंने नहीं किया, खुद ही हुआ। ये देख ली, ये तो नहीं ना मैं कर सकता यार, ये फिर ये तो ठीक है। हाँ जी, ये फिर ऑटोमेटिकली स्विच किया है, खुद ही हुआ है। ये खुद ही हुआ है, मैंने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया। हमारा कनेक्ट भी उसके साथ ही है, ये जैस के साथ ही है। अच्छा चलो, देखो आ रहा है, अभी आ जाती है। हाँ जी, अभी आ रही है। इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें इसको। नहीं रुको यार, कोई नहीं, ये अगर आती है 2-4 मिनट में फिर तो ठीक है। देखा नहीं आ रही, मैं नहीं कुछ कर रहा इसको। सर तो मेरे अपना लर्निंग चेक करना है, कुछ मैं नहीं कर रहा। ये देखो ना कि यार, और मैं आपको कल से फिस्कल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। अशरफ, एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, एक रोजे खान को भेजता हूँ, एक आपको भेजता हूँ, उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालो, so that we make 4 to 5 pages for the convenience of all our students। ठीक है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो निकालो और निकाल के दो, और उस्मान एक आपको दे रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं आप लोग करोगे। और डेली का न्यूज़पेपर का कौन से सेंड किया करेगा? इम्पोर्टेंट न्यूज़ की 4-4 5-5 पॉइंट बना के। फर्क डेली पढ़ते हैं लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेली आपने मुझे सेंड करना है, वो सेम मैं ग्रुप में शेयर कर दिया। जो भी आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई मिलेगा, आप अगर वो कहते हैं कि मालगाड़ी पे ज़्यादा सामान कराची से लाहौर आ रहा है, आपने वो नोट करना है कि इंटरनल कंट्री में पोर्ट के ऊपर से सामान ये गाड़ी लेके आ रही है ज़्यादा। सर ये सवाल आए सर देखने नहीं हो रहा है, नहीं रहा यार, ये क्या हुआ? ये पता नहीं नेट में प्रॉब्लम इस टाइम शायद आ गई हो, या फिर वैसे तो जोन में आ गई हो, तो कभी आ जाती है टाइम से पहले। बड़ी मुश्किल लग रही है। करेक्ट हमारा जैस के साथ है। पेपर पे कैसे होते हैं? और पेपर का कोई खैर खबर है? लेट तो नहीं हो रहा? नहीं टाइम पे ही हो रहा है। कैसे पता चला? बस
बस पता है नहीं ये बस ऐसे ही अब छोड़ रहे नहीं नहीं ऐसे नहीं सर देंगे, पहले भी ऐसे नहीं छोड़ी, पहले कहा था कि पूरे 21 से स्टार्ट है देख लें। अभी तक तो वही सर कह रहे हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि 15 से वो सीएसएस का कभी भी नहीं करते हैं, एनालिसिस है ना सीएसएस का स्क्रीनिंग है, लास्ट टाइम भी कोविड बहुत ज्यादा था, सीएसएस के पेपर्स हुए थे, सीएसएस के नहीं ये तो सीएसएस नहीं लेट कैंसिल करते हैं। पेपर कैसा होता है मतलब हमारे में भी यार पेपर एक हर बैच का अलग होता है। अच्छा यार वी आर बैक 3 people entered the waiting room view। हाँ ये एडमिट ही नहीं किया आपने। सही है, उसके बाद हुआ, पहले तो सारे एडमिट थे, 56 लोग थे। अच्छा तो ये इस तरह आ रहा था, ठीक जा रहा है ना हाँ जी। जब हमने पहले। अच्छा यार एम आई ऑडिबल टू यू पीपल, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा चलो चलो चलो, सो वेरी सॉरी, कभी कभी ये बीमारी कर जाता है सिस्टम जो है, तो आज इसने एक झटका लिया। तो मैं ये चीज़ें सुन रहा था, आप लोगों से पूछ रहा था, तो पूछने का मकसद ये है कि आप लोग काइंडली टेक इट वेरी सीरियस। मुझे 2-4 बच्चे वॉलंटियर चाहिए जो कि कहें सर हमें ये कोई डॉक्यूमेंट भेजना, हम इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाल के देते हैं, सही? तो वो निकाल के दो ताकि बाकियों को जो आपके क्लास फेलोज हैं यहाँ पे उनको सर्कुलेट करें, और जब एग्जाम में बैठे पता हो सारे के सारे माशाल्लाह पास हैं इंशाल्लाह सर। ठीक है हमारे वाले जो है इंशाल्लाह। क्योंकि मैं जितना करीब आता जा रहा है मेरा दिल कर रहा है और से ज़्यादा जितनी भी मेहनत हो सकती है हम करें, ठीक है? तो आज की क्लास का हम एंड करने जा रहे हैं आपकी परमिशन लेके, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और प्लीज़ अगेन शेयर ना करें चीज़ें बाहर। थैंक यू वेरी मच।